नमस्ते। हमेशा खुश रहो बेटिया। माई सेल्फ जेवीएन प्रोफेसर के चौधरी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, सब्जेक्ट एनिमल फिजियोलॉजी एंड endocrinology, and the session is control of respiration. We have already discussed all about the respiration, and this is the last session, control of respiration. At rest, about 200 ml of the oxygen at rest, जब आप आराम कर रहे होते हो, 200 ml of oxygen is used per minute by the body cells. कि 200 ml of the oxygen is used by the body cells per minute. लेकिन when you do the strenuous exercise, the use of the oxygen is typically increased 15 to 20 folds. ठीक है, रेस्ट में आप 200 ml ऑक्सीजन आपकी बॉडी के सेल्स यूज करेंगे 1 मिनट के अंदर, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करोगे यही यूज़ 15 से 20 टाइम आपका बढ़ जाएगा, एंड एज मच एज 30 फोल्ड्स, और ये 30 फोल्ड्स तक इंक्रीज हो सकता है जो एथलीट्स होते हैं उनके अंदर। तो सेवरल मैकेनिज्म्स हेल्प टू मैच द रेस्पिरेटरी एफर्ट टू मेटाबॉलिक डिमांड्स। तो इसमें फर्स्ट चीज आती है रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, कि जो साइज ऑफ द थोरैक्स है is altered by the action of the respiratory muscles, which contract as a nerve impulse are transmitted to them from the center in the brain and relax in absence of the nerve impulses. कि जो थोरैक्स का साइज है that is altered size of thorax, ठीक है, ये इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। किसके कारण इंक्रीज कैसे होगा या डिक्रीज कैसे होगा, कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है वहाँ से इम्पल्स ट्रांसमिटेड होती है, ठीक है, वहाँ से इम्पल्स ट्रांसमिटेड होंगी तो आपका जो एब्डोमेन है या थोरैक्स है दैट कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपकी इनहेलेशन या एक्सहेलेशन दोनों में से कोई प्रोसेस होगा, ठीक है, इन द ब्रेन एंड रिलैक्स इन एब्सेंस ऑफ द नर्व। भाई कॉन्ट्रैक्ट होगा जब आपकी नर्व इम्पल्स रेस्पिरेटरी सेंटर से जाएंगी, और जब वो नर्व इम्पल्स आनी बंद हो जाएंगी देन इट रिलैक्स। तो दीज नर्व्स इम्पल्सिस, कि ये जो नर्व इम्पल्सिस हैं, नर्व इम्पल्स ये कहाँ से भेजी जा रही हैं, आर सेंट थ्रू द या सेंट फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स, एक ग्रुप है न्यूरॉन्स का दैट इज लोकेटेड इनटू द मेडुला ओब्लेंगेटा, है ना, जो मेडुला ओब्लेंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है। आई समझो कि जो थोरैक्स का साइज रिलैक्स हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड है, नर्व इम्पल्सिस। और नर्व इम्पल्सिस कहाँ से भेजी जा रही हैं, एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है जो कहाँ पर प्रेजेंट है, मेडुला ओब्लेंगेटा के अंदर एंड पोन्स ऑफ द ब्रेन, वहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है।
तो दिस वाइडली डिस्पर्स्ड ग्रुप ऑफ न्यूरॉन कि दिस widely dispersed group of neurons, तो ये जो है इसको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी सेंटर। इसको हम रेस्पिरेटरी सेंटर बोलेंगे कि ये जो सारे न्यूरॉन्स हैं इनको हम रेस्पिरेटरी सेंटर बोलेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर्स को हमने 3 एरिया के अंदर बांट दिया। एक है, फर्स्ट है मेडुलरी, रिदमिसिटी एरिया। रिदमिसिटी एरिया ये कहाँ पे प्रेजेंट्स है, मेडुला ओब्लंगेटा के अंदर। सेकंड, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक एरिया ये कहाँ पे प्रेजेंट है, पोन्स के अंदर। एंड थर्ड इज एपन्यूस्टिक एरिया, एपन्यूस्टिक एरिया दैट इज प्रेजेंट इन द आल्सो इन द पोन्स। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि जो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इम्पल्स की ट्रांसमिशन से होता है। इम्पल्स एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स सेंड करता है और जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो मेडुला ओब्लंगेटा और पोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है इसको हम रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं, जिसको हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहला है मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया जो मेडुला ओब्लंगेटा के अंदर है। दूसरा न्यूमोटैक्सिक एरिया जो पोन्स में है, और एपनेस्टिक एरिया वो भी पोन्स के अंदर प्रेजेंट है। तो हम फर्स्ट हम करेंगे मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया। मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया फर्स्ट हम इसको, ठीक है। तो इससे पहले आप एक बार इस डायग्राम को देखिए कि दिस इज द लोकेशन ऑफ द एरिया इन द रेस्पिरेटरी सेंटर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 3 एरियाज, ठीक है। न्यूमोटैक्सिक एरिया इन द पोन्स, एपनोस्टिक एरिया also present into the pons, and first one the medullary rhythmicity area in the medulla oblongata। एंड मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया के अंदर आपके 2 एरियाज हैं, एक्सपिरेटरी एरिया और इंस्पिरेटरी एरिया। तो अब 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया है द रिदमिसिटी, रिदम कि फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया इज टू कंट्रोल द बेसिक रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन। कि जो बेसिक रिदम है कि एक कांस्टेंट, वो कि आना जाना एक कांस्टेंट उसके ऊपर चलता रहे, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया। दीज आर द, कौन है ये आपके, इंस्पिरेटरी एरिया और एक्सपिरेटरी एरिया, ठीक है, जो रिदम मेंटेन करके रखता है, रिदम, ठीक है, जो रिदम मेंटेन करता है। और ये रिदम कौन मेंटेन करता है आपका, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी एरिया, ठीक है। कि नर्व इम्पल्स, समझे कि भाई आप इसमें देखेंगे कि हम कि फिगर जो अभी मैं नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूं कि सो द रिलेशनशिप ऑफ इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी एरिया, ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग। जो नेक्स्ट आपको है कि दिस इज द फिगर कि रोल ऑफ मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया, इसके अंदर हमने बनाया है, देखिए, फर्स्ट इंस्पिरेटरी एरिया, एक्टिव साइट, इनएक्टिव साइट, 2 सेकेंड, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन, ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग और ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग। ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग,
2 चैप्टर्स हमने बनाए, ठीक है। तो ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग इनहेलेशन, समझ गए, इनहेलेशन लास्ट फॉर 2 सेकेंड्स एंड एक्सहेलेशन लास्ट फॉर द 3 सेकेंड, कि 2 सेकेंड के लिए हम सांस लेंगे, 3 सेकेंड के लिए हम फिर बाहर निकालते हैं। नर्व इम्पल्स जनरेटेड इनटू द, कहाँ पे, जो इंस्पिरेटरी एरिया है, जो इंस्पिरेटरी एरिया एक्सपिरेटरी एरिया मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया के 2 पार्ट्स बताए थे, ठीक है ना, ये इंस्पिरेटरी और ये एक्सपिरेटरी 2 बताए। तो नर्व इम्पल्स जनरेटेड इन द इंस्पिरेटरी एरिया एस्टेब्लिश द बेसिक रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन, कि इंस्पिरेटरी एरिया के अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, ठीक है। जब ये इंस्पिरेटरी एरिया एक्टिव होगा तो इट जनरेट द इम्पल्स, एंड इम्पल्स कहाँ पे जाएगी आपकी, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। व्हेन नर्व इम्पल्स रीचेज द डायफ्राम एंड external intercostal muscles, the muscle contract and normal inhalation occurs। आई समझ में कि भाई इंस्पिरेटरी एरिया के अंदर आपकी नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, वो एक्टिव हुआ 2 सेकेंड के लिए, तो नर्व इम्पल्स कहाँ पहुँची आपकी, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट हुए तो क्या हुआ, डायफ्राम आपका सीधा हो गया, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो आपकी नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन हो गई, ठीक है। आफ्टर देन when एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, अब ये तो 2 सेकेंड की बात है, लेकिन 2 सेकेंड के बाद द इंस्पिरेटरी एरिया बिकम इनएक्टिव, तो ये इंस्पिरेटरी एरिया क्या हो जाएगा आपका, इनएक्टिव। कितने टाइम के लिए, 3 सेकेंड, विद नो इम्पल्स अराइविंग, तो कोई इम्पल्स आएगी ही नहीं आएगी तो क्या होगा, दो डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स फॉर द 3 सेकेंड, यानी कि पैसिव इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द लंग एंड थोरेसिक वॉल, भाई ये रिकॉयल हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे जब कोई मसल्स नहीं आ रही। तो जिस तरह आप रबर को खींचते हो तो फोर्स लगानी पड़ती है आपके, व्हेन यू लीव द रबर इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप विदाउट फोर्स। तो इसमें भी जब आपकी नर्व इम्पल्स नहीं आ रही तो वापस ये अपने उसी पोजीशन में आ जाएंगे, यानी कि आपका डायफ्राम और ये रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होते ही उसका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो एयर आपकी बाहर निकल जाएगी। तो ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा इंस्पिरेटरी, है ना। तो न्यूरॉन ऑफ द इंस्पिरेटरी एरिया रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। ये जो न्यूरॉन्स हैं इंस्पिरेटरी एरिया के, वो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के अंदर इनएक्टिव हैं। हाउएवर दूसरा आप देखोगे, दूसरी साइड में दिस इज द फोर्सफुल ब्रीदिंग, ठीक है। फोर्सफुल ब्रीदिंग के अंदर क्या है, नर्व इम्पल्स फ्रॉम द इंस्पिरेटरी एरिया एक्टिवेट द एक्सपिरेटरी एरिया, ठीक है। कि भाई नर्व इम्पल्स, सेम प्रोसीजर है कि नर्व इम्पल्स आपके इंस्पिरेटरी एरिया से एक्टिव हुआ, नर्व इम्पल्स जनरेट हुई तो आपके डायफ्राम और स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो आपने फटाफट फोर्सफुल इनहेलेशन हुई। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि हम फोर्सफुली कर रहे हैं, नॉर्मल नहीं है, सेम टाइम इंस्पिरेटरी एरिया एक्टिव होगा तो ये एक्सपिरेटरी एरिया को भी एक्टिव कर देगा, ठीक है। ये एक्टिव होकर के एक्सपिरेटरी एरिया को भी एक्टिव कर देगा। एक्सपिरेटरी एरिया को भी एक्टिव कर देगा तो ये मसल्स इंटरनल, इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो देयर इज फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो जाएगा। ये फोर्सफुल के अंदर है, लेकिन जो नॉर्मल था, नॉर्मल के अंदर आपका एक ही आपका इंस्पिरेटरी एरिया एक्टिव रहेगा, एक्सपिरेटरी एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक। इसके बाद अगला आता है
न्यूमोटैक्सिक एरिया, कि ये न्यूमोटैक्सिक एरिया, ठीक है, न्यूमोटैक्सिक एरिया। सेकंड नंबर पे भाई, ऑल्दो द मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया कंट्रोल द बेसिक रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है, अदर साइट्स इन द ब्रेन स्टेम हेल्प टू कोऑर्डिनेट द ट्रांजिशन बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इसमें एक क्या है, न्यूमोटैक्सिक एरिया है जो अपर कोन के अंदर पर। तो ये न्यूमोटैक्सिक एरिया का क्या काम है इसका, इट सेंड द इनहिबिटरी इम्पल्स टू द, किसको, ये भेजेगा आपके इंस्पिरेटरी एरिया को। उसको भेजेगा, क्यों कि भाई लंग्स की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा फिलअप ना हो जाए, नहीं तो लंग आपके ब्रस्ट हो जाएंगे, ठीक है। कि दिस इम्पल्स या द मेजर इफेक्ट ऑफ दीज नर्व इम्पल्स इज टू हेल्प टर्न ऑफ द इंस्पिरेटरी एरिया, कि इंस्पिरेटरी एरिया को ये रोक देगा, न्यूमोटैक्सिक एरिया से इम्पल्स आएगी, क्यों, नहीं तो लंग्स आपके ब्रस्ट हो जाएंगे, फुल अप हो जाएंगे, या इम्पल्स शॉर्ट द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन। और जब न्यूमोटैक्सिक एरिया आपका ज़्यादा एक्टिव होगा तो आपकी ब्रीदिंग रेट ज़्यादा रैपिड हो जाएगी। इसके बाद थर्ड, एप्नोस्टिक एरियाज, एप्नोस्टिक एरिया, ठीक है, ये है अनदर पार्ट ऑफ द ब्रेन, एप्नोस्टिक एरिया। इट कोऑर्डिनेट द ट्रांजिशन बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। दिस एरिया सेंड स्टिमुलेटरी इम्पल्स टू इंस्पिरेटरी एरिया। देखिए ये एप्नोस्टिक एरिया कौन सी भेज रहा है, स्टिमुलेटरी भेज रहा है, वो इनहिबिटरी भेज रहा है, दैट एक्टिवेट इट। द रिजल्ट इज ए लॉन्ग डीप इनहेलेशन। जब न्यूमोटैक्सिक एरिया इज एक्टिव, इट ओवरराइड सिग्नल फ्रॉम द एप्नोस्टिक एरिया, कि ये जब न्यूमोटैक्सिक एरिया होगा तो ये इसके सिग्नल को ओवरराइड कर जाएगा, यानी कि न्यूमोटैक्सिक का ही चलेगा। इसके बाद आता है भाई रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर, है ना, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर के सेरिब्रल कॉर्टेक्स है रेस्पिरेटरी सेंटर के वी कैन वॉलेंट्री अल्टर आवर पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, कि भाई हम सांस लेना भी थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। सांस लेना रोक सकते हैं तो उसका हमें फ़ायदा भी है कि भाई फॉल्स स्लीपिंग है, या जहाँ पे पर्सन आपका ब्रीदिंग करना चाह रहा है नहीं करना चाह रहा है तो प्रिवेंट, या इरिटेटिंग गैसेज हैं उनसे आपको बचना हो तो। लेकिन ये एबिलिटी टू नॉट ब्रीथ हाउएवर इज लिमिटेड है, ये ज़्यादा नहीं है, कि जब CO2 और हाइड्रोजन आयंस का लेवल बढ़ जाएगा तो इंस्पिरेटरी एरिया आपका स्ट्रांगली स्टिमुलेटेड हो जाएगा। ये किसके ऊपर डिपेंड है, CO2 का लेवल और हाइड्रोजन आयंस का लेवल। और CO2 का लेवल और हाइड्रोजन आयंस का लेवल, यानी कि जब ऑक्सीजन ज़्यादा यूज होगी तो CO2 प्रोड्यूस हो जाएगी। CO2 का लेवल यानी कि वाटर के साथ कंबाइंड होकर के वही बाइकार्बोनिक एसिड, एंड विच इज वीक एसिड ब्रेक डाउन इनटू द हाइड्रोजन आयन एंड द बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो आपका इंस्पिरेटरी एरिया स्टिमुलेट हो जाएगा और आप चाह कर के भी सांस नहीं रोक पाओगे। तो ये था आपका cortical influence on the respiration, influence on respiration. This session powered by the digital version 2 Jyoti Vidyapeeth Women University. Hope you are satisfied, and if you have any query you mention in the comment